Hello everyone, welcome to our channel Shriji Online Classes. I am Nisha. How are you all? Hope you all are doing well. So friends, today we are going to discuss class 7th Geography, Chapter 4 Air. इससे पहले चैप्टर 3 में आर चेंजिंग अर्थ उसमें हमने लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है लिथोस्फेयर और टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से लैंड फॉर्म्स में चेंजेस आते हैं। चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी ये अर्थ है इसे एयर और एटमॉस्फेयर किस तरह से प्रोटेक्ट करती है सन के अल्ट्रावायलेट रेज से। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें ये सारे कंटेंट जो है वो कवर करने वाले हैं। एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, वेदर, टाइप्स ऑफ रेन। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ आवर टॉपिक। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि एयर क्या होता है, आप उसे डिफाइन कीजिए। तो सिंपल है, एयर इज़ द जेनरिक नेम फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट मेक्स अप द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। मतलब एयर जो है वो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो कि हमारा एटमॉस्फेयर बनाता है, ठीक है, और अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर, एंड एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग आवर प्लैनेट अर्थ। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, अर्थ यहाँ पर ब्लैंकेट ऑफ एयर। तो किस तरह से जो है ये एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ को कवर करके रखता है। ये वैसे दिखता नहीं है इस तरह से जैसे आपको इमेज में शो हो रहा है, लेकिन ये एक इमेजिनरी लेयर है जो कि ऐसा होता होगा, ये हम मान के चलते हैं समझने के लिए। ठीक है, ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। मतलब कि अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो अर्थ पे रहना जो है वो किसी भी लिविंग बींग के लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इन द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर फाउंड इन बल्क क्वांटिटीज। तो जो एटमॉस्फेयर हमारा बना हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? तो ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम्स में भी MCQ में पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से जो है वो गैसेस पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन 78%। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है अपना ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है 21%। एंड थर्ड नंबर पे है आर्गन, जो कि है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन ये जो 3-4 गैसेस हैं ये कितने परसेंट में हैं अवेलेबल, ये आपको जो है वो याद होने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और ये मैंने NCERT का ही इमेज यहाँ पे आपके लिए लगाया है जो कि ऑथेंटिक है और आपको यही एग्ज़ाम में अगर आता है तो मेंशन करना है। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर आप समझ गए होंगे। इसमें जो पॉइंट्स है वो यही है जो यहाँ पे इमेज में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब जो है एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है एटमॉस्फेयर? तो 5 पार्ट्स में। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। आपको ये इसी सीक्वेंस में जो है वो याद भी रखना है कि पहला कौन सा है और आखिरी कौन सा है। ये सीक्वेंसिंग के लिए कभी कभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और या तो मैच द फॉलोइंग आ जाता है कि कौन से स्फेयर में कौन सी चीज़ें जो है वो करेक्ट होंगी, पाई जाती हैं, वो आपको मैच करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ्स सरफेस। दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। सबसे पहला ट्रोपोस्फेयर। दिस लेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। Its average height is 13 km and the air we breathe exists here. In this layer,
all weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur. तो ट्रोपोस्फियर में अगर आपको आ जाता है मैच द फॉलोइंग में, तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि एक तो ये अर्थ से 13 किलोमीटर, मतलब जो एटमॉस्फेयर है ट्रोपोस्फियर, ये कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 13 किलोमीटर में. और वेदर से रिलेटेड जितने भी कंडीशंस मतलब चीज़ें होती है वो कहाँ होती हैं, तो ट्रोपोस्फियर में. ट्रोपोस्फियर में सारी वेदर जितने भी हम गर्मी सर्दी जो हमें फील होती है, तो जितने भी वेदर फिनोमिना हैं वो कहाँ पे होते हैं, ट्रोपोस्फियर में. ठीक है. सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फियर. Above the troposphere lies the stratosphere. It extends up to a height of 50 kilometers. This layer is free from clouds and associated weather phenomena, which makes it most ideal for flying airplanes. It contains a layer of ozone gas. तो अगर आपको स्ट्रेटोस्फेयर की जो है वो मैच द फॉलोइंग में आपको मैच करना पड़े या इसको एक्सप्लेन करना पड़े, तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है इसमें कोई भी वेदर फिनोमिना नहीं होता, ये फ्री होता है. इसमें क्लाउड्स वगैरह जितने भी वेदर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब कहाँ होती है, ट्रोपोस्फियर में. और स्ट्रेटोस्फियर में जो है क्योंकि ये फ्री होता है, यहाँ ना क्लाउड ना कुछ, तो यहाँ पे जो है एरोप्लेन वगैरह जो है फ्लाई करना आसान होता है. तो इस वाले स्फेयर में आपको एरोप्लेन और जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वो जो हैं वो पाए जाते हैं मतलब कि इस स्फेयर में वो उड़ाए जा सकते हैं. ठीक है, जैसे आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे. और इसमें जो है हमें ओजोन गैस की भी एक लेयर मिलती है जो हमारे अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेज, जो सबसे खतरनाक जो जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है वो है UVC. ठीक है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है ये. ठीक है. थर्ड इज मेसोस्फेयर. दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर. इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स. Meteoroids burn up in this layer on entering from space. तो इस स्फेयर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है मीटियोरॉइड्स. तो जो उल्का पिंड है हमारे, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि उल्का पिंड जब हमारी धरती की तरफ बढ़ता है और इस स्फेयर में आता है, टकराता है, तो वो वहीं बर्न होके जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है. और उससे क्या है कि वो हमारी अर्थ को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाता. ठीक है. तो मेसोस्फेयर जाना जाता है किस चीज़ के लिए, जो उल्का पिंड है हमारे, मतलब वो जो है इस स्फेयर में आने के बाद जो है वो बर्न हो जाते हैं अपने आप. ठीक है. तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं. आप इमेज भी देख सकते हैं यहाँ पर, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा. ठीक है. अभी तक हमने 3 स्फेयर कर लिए हैं, 2 और बाकी है, उन्हें भी कर लेते हैं. थर्मोस्फेयर. In thermosphere, the temperature rises very rapidly with increasing height. Ionosphere is a part of this layer. It extends between 80 to 400 kilometers. This layer helps in radio transmission. In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. तो थर्मोस्फेयर जो है इसके अंदर एक स्फेयर होता है, वो है आइनोस्फेयर. तो हम जो आजकल किसी को फ़ोन करें या कुछ भी जो हम करते हैं ऑनलाइन, जितने भी साउंड ट्रांसमिशन होते हैं वो इसी स्फेयर की मदद से होता है. ठीक है. थर्मोस्फेयर के अंदर जो है एक आइनोस्फेयर होता है. आपको सिंपल याद रखना है कि जितने भी हमारी तरंगे हैं, जो हम अगर आइनोस्फेयर नहीं होता और ये थर्मोस्फेयर नहीं होता तो जो ट्रांसमिशन है, हम कॉल करते हैं, हम आसानी से बात कर पाते हैं, तो ये ट्रांसमिशन जो है वो सही से नहीं हो पाता. तो थर्मोस्फेयर जाना जाता है ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स. ठीक है. इमेज में आप देख पा रहे होंगे. ठीक है. तो 4th हो गया हमारा. 5th और लास्ट है एक्सोस्फेयर. The uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere. This layer has very thin air.
light gases like helium and hydrogen float into space from here. तो एक्सोस्फीयर में जो है आप इमेज में देख पा रहे होंगे जितने भी सैटेलाइट्स और रॉकेट्स वगैरह हैं वो आपके इस स्फीयर में जो है वो आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये 5 स्फीयर्स जो थे एटमॉस्फेयर के वो आपको आई होप समझ में आया होगा और याद करना भी इसे आसान है और इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। सबसे पहला ट्रोपोस्फीयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड मेसोस्फीयर, फोर्थ थर्मोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के अंदर ही कौन सा है, आयनोस्फीयर, और लास्ट है एक्सोस्फीयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं वेदर एंड क्लाइमेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वेदर इज द आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशन फॉर अ लार्ज पीरियड ऑफ अ लार्ज एरिया। तो इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है कि वेदर जो होता है वो टाइम टू टाइम, डे टू डे, आर टू आर जो है वो चेंज होता रहता है और क्लाइमेट जो है वो थोड़ा लंबे समय के लिए रहता है और बहुत वाइड एरिया को ये कवर करता है, ठीक है। नाउ टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। तो टेम्परेचर जो है वो सिर्फ डे और नाइट में ही चेंज नहीं होता बल्कि सीज़न टू सीज़न, जैसे कि आप फील कर ही सकते हो, जैसे अभी विंटर चल रहा है तो आपको थोड़ी ठंड महसूस होती होगी, अभी कुछ दिनों बाद जो है वो फिर चेंज हो जाएगा। तो सीज़न टू सीज़न एंड नॉट ओनली डे एंड नाइट बट सीज़न टू सीज़न ये चेंज होता रहता है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज़ इंसोलेशन। तो टेम्परेचर को जो है कौन इन्फ्लुएंस करता है, इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है, अब इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। तो जो हमारा सूर्य है उससे जो एनर्जी, उससे जो रेज आते हैं अर्थ पे, वो उसको हम कहते हैं, और जो अर्थ उसे ट्रैप कर लेता है क्योंकि हमारे अर्थ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो अवेलेबिलिटी है, तो वो उसको जो है ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर टेम्परेचर में जो है वो थोड़ा बदलाव होता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। तो इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ मूव करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज यानी कि कम हो जाता है। जैसे 0 डिग्री इक्वेटर और से जैसे नॉर्थ में आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल में जाओगे आप, तो टेम्परेचर आपको वहाँ पे जो है वो गर्मी जो है वो कम फील होगा। जैसे कि जो पोल साइड है उसको फ्रिजिड जोन कहा जाता है, और ये वैसे अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी के लिए आपको इतना जानना काफ़ी है। सो लास्ट पॉइंट इज टेम्परेचर इज मेजर्ड इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। Air pressure. Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the Earth's surface. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by the temperature of the air at the given place. In areas having a lower temperature, the air is cold. ये तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे जो है वहाँ की हवाएं जो है थोड़ी ठंडी होंगी या सर्द होंगी, ठीक है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। नाउ विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड। Winds can be broadly divided into 3 types. तो विंड जो है उनको हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। तो परमानेंट विंड्स क्या होते हैं? द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट winds. These blow constantly throughout the year in a particular direction.
तो जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज ये जो है पूरे 12 महीने हमेशा चलते रहते हैं इसी डायरेक्शन में। वेस्टर्लीज मतलब जो वेस्ट से चली हुई हवाएं हैं, जैसे आप एरो देख सकते हैं पिंक कलर की, तो वेस्टर्लीज मतलब जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हूँ उसको वेस्टर्ली, ठीक है। और ऐसे ही ईस्टर्लीज, तो ये जो है वो सारे साल चलने वाली हवाएं हैं, तो इसको कहते हैं हम परमानेंट विंड्स। इसके बाद आता है सीजनल विंड्स। These winds change their direction in different seasons. For example, monsoons in India. तो जैसे सीजनल विंड्स वो होते हैं जो डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सीजनल विंड्स। जैसे इंडिया में मॉनसून, और वैसे ही आपने चिनूक सुना होगा। चिनूक जो है वो आपको मिलेंगी जैसे अमेरिका साइड में, वो वहाँ पर चलती हैं, ठीक है। उन्हें कहते हैं हम सीजनल विंड्स। Third is local winds. These blow only during a particular period of the day or year in a small area. तो लोकल विंड्स का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे इंडिया में गर्मी के सीज़न में जो है बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर रहता है 40-45, तो लू चलती है। वो सिर्फ इंडिया में ही चलती है और कहीं आपको ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा कि जैसे अमेरिका में जो है लू चल रहा है, कभी नहीं सुना होगा आपने। तो ये जो लू है ये हो गया आपका लोकल विंड्स, जो कि सिर्फ यहीं पे चलती हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है मॉइस्चर। When water evaporates from land and other water bodies, it becomes water vapor. Moisture in the air at any time is known as humidity. When the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses, causing the formation of droplets of water. तो ये कंडेंसेशन और जो है ये प्रेसिपिटेशन, इसके बारे में आपको पता होगा। ये सिंपल सी बात है कि जब वाटर वेपर जो है वो ऊपर मतलब जाने के बाद जब वो कूल डाउन हो जाता है, तो उसको उस प्रोसेस को हम जो है वो कंडेंसेशन कहते हैं। और फिर वही जब ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वापस अर्थ पे जो है वो आता है, तो उन्हें हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। When these droplets of water becomes too heavy to float in the air, they come down as precipitation. Precipitation is the falling of moisture in the form of rainfall, snow, fog, sleet and hailstones. On the basis of mechanism, there are 3 types of rainfall. तो इन precipitation और condensation की वजह से जो है जो rainfall होती है उनको हमने 3 टाइप्स में बांटा हुआ है। तो पहला है कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। रेनफॉल जो है वो इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, फॉर अस एंड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू, ओके। तो कन्वेंशनल रेनफॉल यानी कि परंपरागत, जो कि नॉर्मली होती है, जैसे बारिश होती है तो वार्म एयर जो है जो दबी हुई होती है अर्थ में, आपने देखा होगा जब मिट्टी पे पहली बार जब वो बारिश होती है तो उसकी खुशबू है ना, तो वो वार्म एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो वो हो गया हमारा परंपरागत यानी कि कन्वेंशनल रेनफॉल। दूसरा है ओरोग्राफिक, पर्वतीय वर्षा, जो कि पर्वत से जो है आप देख रहे होंगे मॉइस्ट एयर जो है इसमें ऊपर की तरफ जाती हुई। तो इस तरह का जो जब बारिश होती है पहाड़ी एरियाज़ में या जब बादल टकराते हैं इससे माउंटेन से, तो वो होता है हमारा ओरोग्राफिक रेनफॉल यानी पर्वतीय वर्षा। थर्ड जो है ये साइक्लोनिक रेनफॉल, ये कभी कभी होती है। इसमें क्या होता है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, जहाँ कोल्ड एयर ठंडी और गर्म हवाएं टकराती हैं आपस में। कोल्ड एयर ऊपर की तरफ, वार्म एयर ऊपर की तरफ और कोल्ड एयर जो है वो नीचे की तरफ, ठीक है। जब वो आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, साइक्लोनिक यानी कि चक्रवाती वर्षा। तो ये था आज हमारा पूरा जो चैप्टर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा एयर के बारे में कि एयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर कितने स्फेयर्स में डिवाइडेड है, जैसे कि वो 5 स्फेयर्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सी, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर,
ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और आप हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।